पता नहीं महेश दामिनी का ख्याल रख पा रहा होगा या नहीं। भगवान जी, मेरी दामिनी को ये कैसी अजीब सी भूलने की बीमारी हो चुकी है। उसकी ये बीमारी को दूर कर दीजिए भगवान जी। आप तो जानते ही हो ना कि पहले ही मैं बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा हूँ। अगर दामिनी को कुछ हो गया तो मैं महेश की परवरिश कैसे कर पाऊंगा। यह है गरीब लकड़हारा भोला, जो जंगल में अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। तभी शाम तक कई सारी लकड़ियां तोड़कर भोला सारी लकड़ियों को अपनी साइकिल पर रखकर पास में अपने छोटे से गांव मोनपुर में आता है। पहले ये लकड़ियां हरिया भाई को बेच आता हूँ। लकड़ियों के पैसे मिलेंगे, उससे थोड़ा राशन ले लूंगा। सवेरे दामिनी ने कहा था कि घर में राशन खत्म होने आया है। तभी भोला एक बड़े से लकड़ियों के कारखाने पर आता है, जहां कारखाने का मालिक हरिया था। और भोला, आज कितनी लकड़ियां लाए हो? जितनी जान उतनी लकड़ियां मालिक। मैं तो तुझे कब से कह रहा हूँ कि तू एक पुराना ऑटो खरीद ले और उसी में लकड़ियां रख कर लाया कर। इससे तू ज्यादा लकड़ियां ला पाएगा। मालिक, जिसके पास ऑटो में सफर करने के किराए इतने पैसे ना हो, वो ऑटो कहाँ से खरीद सकता है? भाई, ये बात भी सही है। ये भाग्य भी बड़ा अजीब है यार भोला। किसी को इतना अमीर बना देता है कि उसके पास सब कुछ होता है, फिर भी पैसा उसके पास आता जाता है, और किसी को इतना गरीब बना देता है कि उसके पास कुछ ना होकर भी उसके पास पैसा नहीं आता। सही कहा आपने हरिया भाई, यही तो भाग्य का खेल है। अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब। तभी भोला हरिया को सारी लकड़ियां दे देता है, जिसके बदले हरिया भोला को 50 रुपए देता है। इतने पैसे के लिए मुझ जैसे गरीब को अपना कितना पसीना बहाना पड़ता है। तभी भोला उन पैसों से थोड़ा सा राशन लेता है और अपने छोटे से एक कमरे के बने मिट्टी के घर में आता है, जहां घर में चारपाई पर भोला का 12 साल का बेटा महेश बैठा था और सामने भोला की पत्नी दामिनी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। घर में एक चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और कुछ ही बर्तन थे। भोला अपनी पत्नी के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। दामिनी, ये लो कल का राशन। भोला राशन देकर अपने बेटे के पास में जाकर बैठता है। महेश बेटा, आज फिर से तुम्हारी माँ भूली तो नहीं ना? उसने तुम्हें और परेशान तो नहीं किया ना? नहीं पिताजी, माँ के कारण मुझे कभी परेशानी नहीं होती, बल्कि माँ का ख्याल रखना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे रहते आप माँ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पता है मुझे बेटा, इसीलिए तो मैं बिना किसी चिंता के दामिनी को तुम्हारे पास छोड़कर जाता हूँ। भोला की पत्नी दामिनी को एक अजीब सी भूलने की बीमारी थी। वो कभी भी किसी भी समय अचानक सब कुछ भूल जाती थी और सीधे घर से बाहर दूर जंगलों के या किसी अन्य इलाके में चली जाती थी। थोड़े समय के बाद रोज की तरह चटनी और रोटी खाकर भोला और उसके परिवार वाले अपने घर के छोटे से कमरे में सो जाते हैं। भोला और महेश नीचे फर्श पर चटाई पर सोए हुए थे और दामिनी चारपाई पर। आधी रात का समय था। अचानक दामिनी की आंख खुल जाती है। मैं कौन हूँ और ये घर किसका है? तभी दामिनी बिना आवाज के चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। इधर भोला और महेश गहरी नींद में सोए हुए थे। इधर दामिनी गांव की गलियों में इस भयानक काली अंधेरी रात में अकेली घूम रही थी। मैं कौन हूँ और ये जगह कौन सी है? मैं कहाँ हूँ? दामिनी को ऐसे ही भूलने की बीमारी थी। वो सब कुछ भूलकर ऐसे ही घर से बाहर निकल जाती थी। तभी दामिनी चलते चलते जंगल की ओर निकल जाती है। इधर महेश नींद में जाग जाता है। पानी की प्यास लगी है। तभी महेश अपने बिस्तर से उठता है तो चारपाई पर उसकी माँ नहीं थी और घर का दरवाजा खुला हुआ था।
अरे माँ कहाँ चली गई? पिताजी उठिए, पिताजी। महेश भोला को नींद से जगाता है। तभी भोला भी उठ जाता है। क्या हुआ महेश? पिताजी, माँ घर में नहीं है और घर का दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्या? अरे बाप रे, अब ये दामिनी कहाँ चली गई? तभी दोनों घर से बाहर आते हैं और दामिनी को तलाश करने लगते हैं। दामिनी, दामिनी, माँ कहाँ हो? माँ कहाँ हो आप? माँ। दोनों गांव की हर गलियों में दामिनी की तलाश करने लगते हैं। थोड़े समय के बाद कहाँ चली गई दामिनी? भगवान जी, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। कहीं माँ जंगल की ओर तो नहीं चली गई? जंगल में इतनी रात को? तभी भोला और महेश दौड़ते हुए जंगलों की ओर जाते हैं। चारों ओर खौफनाक और भयानक सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। थोड़े समय बाद दोनों जंगल में आते हैं। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। तभी दोनों जंगल की गहराई में आते हैं तो सामने दामिनी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। पिताजी, वो है माँ। दोनों दौड़ते हुए दामिनी के पास जाते हैं। दामिनी, तुम यहाँ क्यों आ गई? चलो घर चलो। कौन? आप लोग कौन हैं? और कौन दामिनी? मेरा नाम दामिनी नहीं है, दूर रहिए मुझसे। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, महेश। घर चलिए माँ, बहुत रात हो चुकी है। मैं तुम दोनों को नहीं जानती, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जानती तुम लोगों को, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। अरे, ये फिर से सब भूल गई। महेश बेटा, तेरी माँ को पकड़कर ले चल घर। तभी दोनों दामिनी को रस्सी से बांध देते हैं और उसे पकड़कर घर की ओर ले जाने लगते हैं। अरे छोड़िए मुझे, कौन हो तुम दोनों? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। चिल्लाओ मत दामिनी, वरना जंगली जानवर आ जाएंगे। जैसे तैसे दोनों दामिनी को अपने घर पर लेकर आते हैं। तभी भोला दामिनी के सर पर ठंडा पानी डालता है तो दामिनी को सब कुछ याद आ जाता है। क्या हुआ जी? क्या हुआ? शुक्र है कि तुम्हें सब याद आ गया। माँ, आप फिर से सब कुछ भूलकर इतनी रात को अकेले जंगल में चले गए थे। वो तो अच्छा हुआ हमने आपको देख लिया। क्या? हाँ दामिनी, अगर तुम्हारे पास जंगली जानवर आ जाते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। पता नहीं मुझे कब इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। मेरे कारण आपको और महेश को कितनी परेशानियां हो रही है। कोई नहीं दामिनी, अब तुम सो जाओ। महेश बेटा, तू भी सो जा। मैं होशियार रहकर तुम्हारी माँ पर नजर रखता हूँ। नहीं पिताजी, आप सो जाइए, मैं जाकर माँ पर नजर रखता हूँ। आपको कल जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाना है ना? अगर आप रात भर जागोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं मेरे बच्चे, तू सो जा। जब मुझे नींद आने लगेगी ना तो मैं तुझे जगा दूंगा। तभी महेश और दामिनी दोनों सो जाते हैं और भोला दामिनी के पास बैठकर उस पर नजर रख रहा था। भोला और महेश रोज रात को ऐसे ही जाकर दामिनी पर नजर रखते थे, क्योंकि दामिनी की भूलने की बीमारी एक ऐसी अजीब सी बीमारी थी कि वो एक पल में सब कुछ भूल जाती थी। अगले दिन सवेरे दामिनी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाकर महेश और भोला को देती है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मेरे कारण आपको इतनी परेशानियां हो रही हैं। आप रात को मेरी वजह से ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। काश कि हमारे पास पैसे होते तो हम माँ का इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में करवा देते। हाँ बेटा, इस गरीबी ने सच में हमारा जीवन तहस नहस करके रख दिया है। तभी भोला अपनी कुल्हाड़ी लेता है। भोला एक लकड़हारा है। वो रोज जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में बेचता है और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तभी भोला फिर से साइकिल लेकर जंगल में चला जाता है और आज भी शाम तक कुछ लकड़ियां तोड़कर लाता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे।
भोला के ना होने से महेश अपनी माँ के साथ साई की तरह रहने लगा और भोला रात भर जाकर दामिनी पर नजर रखता था। गरीबी और पैसों की कमी के कारण भोला दामिनी का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। एक शाम भोला, दामिनी और महेश ये तीनों अपने घर पर बैठे थे। तभी कारखाने का मालिक हरिया वहां पर आता है। भोला, तेरे लिए एक बहुत ही जरूरी काम आया है। जी हरिया भाई, बोलिए ना। मैं 15 दिनों के लिए अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहा हूं, तो मेरा कारखाना बंद रहेगा। इसीलिए तू 15 दिनों तक अपनी लकड़ियां पास के गांव में मेरे भाई के लकड़ियों के कारखाने में बेच आना। मैंने अपने भाई से बात कर ली है, वो तुझे लकड़ियों के 2 गुना ज्यादा दाम देगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिया भाई कि आपने मुझ गरीब के बारे में इतना सोचा। कैसी बात करते हो भोला, तुम मेरे गांव के निवासी हो और सालों से मुझे लकड़ियां देते आ रहे हो। मुझे पता है रोज लकड़ियां बेचकर ही तुम्हारे घर पर चूल्हा जलता है। इसीलिए मैंने अपने भाई से बात की ताकि 15 दिनों तक मेरे ना होने से तुम्हारे घर का चूल्हा बंद नहीं रहना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। कल से तुम याद से पास के गांव में चले जाना लकड़ियां लेकर। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। हरिया मालिक कितने अच्छे हैं ना जी, उन्हें हम गरीबों की कितनी चिंता है। हाँ दामिनी, हरिया भाई सच में बहुत ही भले इंसान हैं। अगले दिन भोला अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आता है और शाम तक कई सारी लकड़ियां तोड़कर अपनी साइकिल पर उन लकड़ियों को अच्छे से बांध देता है। इतनी सारी लकड़ियों के 2 गुना दाम तो काफी ज्यादा होंगे। चलो अच्छा है कि अब से मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। भोला साइकिल लेकर पास के गांव की ओर निकल पड़ता है। अंधेरा करीब ही था। तभी सड़क से जाते जाते अंधेरा हो जाता है। उतने में एक तेज रफ्तार ट्रक पीछे से आता है जिसकी लाइट बंद है और अंधेरे के कारण उस ट्रक ड्राइवर को भोला दिखाई नहीं देता और वो बड़ी बेरहमी से भोला की साइकिल को अपने ट्रक से उड़ाकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन भोला चारपाई पर एक पैर के न होने से अपाहिज बनकर घर में बैठा हुआ था। उस हादसे से भोला का एक पैर कट चुका था। ये क्या हो गया मेरे पति के साथ भगवान जी, अब कैसे होगा हमारा गुजारा। भगवान जी, मुझे तो अपने परिवार का सहारा बनना था, फिर क्यों मैं अपने परिवार पर जीवन भर के लिए बोझ बनकर बैठ गया। अब कैसे होगा हमारा गुजारा भगवान जी, कैसे मेरी पत्नी और बच्चे का पालन पोषण होगा। अपने ऊपर आई इस भयानक तबाही को देखकर भोला खूब रोने लगता है। चिंता मत कीजिए जी, मैं हूं ना, मैं बाहर जाकर काम करके पैसे कमाऊंगी और अपने परिवार का गुजारा चलाऊंगी। नहीं दामिनी, तुम्हें बड़ी खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर ने तुम्हें कोई भी मेहनती काम करने से मना किया है। हम कोई भी जोखिम नहीं ले सकते। हाँ माँ, पिताजी ठीक कह रहे हैं। अब मैं बाहर जाकर काम करके पैसे कमाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, तू तो अभी कितना छोटा है। छोटा हुआ तो क्या हुआ माँ, लकड़ियाँ तोड़ना कौन सा मुश्किल काम है। मैं धीरे धीरे लकड़ियाँ तोड़ लिया करूंगा। पर बेटा, आपको मेरी कसम माँ। ये सुनकर दामिनी और भोला दुखी हो जाते हैं। आगे चलकर मुझे ही तो आप दोनों का सहारा बनना है ना माँ, तो क्यों ना उस सहारे की शुरुआत अभी से ही की जाए। तभी महेश अपने पिता की कुल्हाड़ी हाथ में लेता है। पिताजी, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि इतनी छोटी उम्र से मुझे आप दोनों की इतनी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपना ख्याल रखना माँ। पिताजी, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर महेश कुल्हाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भोला और दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दामिनी, हमने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे,
तभी भगवान जी ने हमें इतना आज्ञाकारी बेटा दे दिया। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। इधर महेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आता है। छोटा बच्चा जिसकी हाइट से भी बड़ी उसके पिता की कुल्हाड़ी थी। मुझे शक्ति दीजिए भगवान जी, मुझे कमजोर मत पड़ने दीजिए। तभी महेश उस भारी कुल्हाड़ी को उठाकर पेड़ से लकड़ियां तोड़ने लगता है। अब उस भारी कुल्हाड़ी के कारण महेश को लकड़ियां तोड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। नहीं नहीं महेश, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। नहीं। यकीनन गरीबी ऐसी ही होती है। गरीबी इंसान को वो काम करने पर भी मजबूर कर देती है जिसकी इंसान ने कभी भी कल्पना नहीं की होती है। जो उम्र खेलने कूदने की है, इस उम्र में महेश अपने माता पिता का सहारा बनने के सफर पर निकल चुका था। तभी शाम तक अपनी ताकत के अनुसार महेश चंद ही लकड़ियां तोड़ पाता है। मैं तो कितनी कम लकड़ियां तोड़ पाया। भगवान जी, इतनी कम लकड़ियों के दाम तो बहुत कम मिलेंगे मुझे। इतने कम पैसों में हम तीनों के लिए कैसे खाना आ पाएगा। तभी महेश उन लकड़ियों को लेकर घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला सुजाता दिखाई देती है। अरे सुनो बेटा, क्या ये लकड़ियां तुम मुझे बेच सकते हो? मैं तो बहुत ही बूढ़ी हूँ और इस बुढ़ापे में मैं लकड़ियां तोड़ने जंगल नहीं जा सकती। अगर तुम मुझे ये लकड़ियां दे दोगे तो मैं बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी दूर पास के गांव में लकड़ियां ले जाने से तो अच्छा है मैं इनको ही ये लकड़ियां बेच देता हूँ। तभी महेश उन लकड़ियों को उस बूढ़ी महिला को दे देता है और वो महेश को उन लकड़ियों के बदले 30 रुपए दे देती है। बेटा, क्या तू मुझे रोज लकड़ियां लाकर देगा? मैं तुझे बदले में कुछ पैसे दे दिया करूंगी। मेरा इस संसार में अपना कोई भी नहीं है और बुढ़ापे के कारण मुझसे लकड़ियां तोड़ी नहीं जाती हैं। ठीक है माँ, मैं आपको रोज लकड़ियां लाकर दिया करूंगा। तभी महेश उन पैसों से थोड़ा सा राशन लेकर घर पर आता है और तीनों एक एक रोटी और थोड़ी सी दाल खाकर अपना पेट भर लेते हैं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ज्यादा लकड़ियां नहीं ला पाया, इसीलिए मुझे थोड़े ही पैसे मिले। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, इतना पैसा भी हमारे लिए बहुत है। तभी भोला और सब सो जाते हैं। अगले दिन महेश फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आता है और थोड़ी बहुत लकड़ियां काटकर उन्हें सुजाता को दे देता है। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। महेश रोज रोज जंगल से लकड़ियां लाकर सुजाता को देने लगा। एक शाम महेश सुजाता के पास उसके घर के बाहर खड़ा था। बेटा, तू तो बहुत छोटा सा है, फिर तू क्यों जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है? क्या तेरे माता पिता नहीं है? मेरे माता पिता हैं दादी माँ। अच्छा, तो फिर तू क्यों जंगल में लकड़ियां काटने जाता है? तेरे पिताजी क्या करते हैं? तभी महेश सुजाता को अपने माता पिता की सारी परिस्थिति के बारे में बताता है। मेरे सिवा मेरे माता पिता का इस संसार में और कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ये काम करके अपने माता पिता का पालन पोषण करना पड़ता है। इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तुझे मेरे बच्चे। तेरे जीवन के दुखों को सुनकर बड़ा दुख हो रहा है मुझे बेटा। क्या करें दादी माँ, पर मुझे खुशी होती है कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ तो कर पा रहा हूँ। तभी महेश वहां से चला जाता है। भगवान जी, इस छोटे बच्चे को हिम्मत दीजिए। बेचारा नन्हा सा बच्चा छोटी सी उम्र में कितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहा है। इधर महेश घर पर आता है और अपने माता पिता के साथ खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन महेश जंगल में आकर फिर से लकड़ियां तोड़ता है और जब सुजाता के घर पर आता है तो सुजाता मर चुकी थी। ये देखकर महेश दुखी हो जाता है।
दादी माँ की मौत कैसे हो गई? अब कौन मुझसे लकड़ियाँ खरीदेगा? तभी महेश लकड़ियां लेकर हरिया के पास जाता है। तो इन थोड़ी सी लकड़ियों के बदले हरिया उसे 20 रुपए देता है। और रात का समय था। दामिनी, मुझे जाने देना लकड़ियाँ लाने। बेचारा महेश बच्चा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। अपने बच्चे की ये तकलीफ नहीं देखी जा रही मुझसे दामिनी। जी, आप कैसे जंगल में लकड़ियां तोड़ने जा पाएंगे? आपका एक पैर। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल से ज्यादा लकड़ियाँ तोड़ने की कोशिश करूँगा। अगले दिन महेश जंगल में आता है। अब वो रोज के मुकाबले कई सारी लकड़ियां तोड़ लेता है। शाम का समय था। महेश जंगल में था। ये लकड़ियाँ तो कितनी सारी हैं। अब इसे कैसे ले जाऊं कारखाने तक? कितनी प्यास भी लगी है। पानी कहाँ होगा? तभी महेश को सामने एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। तो महेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस तालाब के पास आकर पानी पीने लगता है। अपनी कुल्हाड़ी भी धो लेता हूँ। कुल्हाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है। तभी महेश अपनी उस कुल्हाड़ी को पानी में डालकर धोने लगता है। तो अचानक महेश के हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है और वो कुल्हाड़ी पानी के अंदर डूब जाती है। अरे, मेरी कुल्हाड़ी! महेश उस पानी में कुल्हाड़ी को तलाश करने लगता है। तो उसे कुल्हाड़ी कहीं भी दिखाई नहीं देती। मेरी कुल्हाड़ी कहाँ चली गई? अब मैं लकड़ियाँ कैसे तोड़ूंगा? कैसे तोड़ूंगा? मेरी कुल्हाड़ी! तभी वो रोते रोते घर पर आता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे आपकी वो कुल्हाड़ी खो गई। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, हम बाद में दूसरी कुल्हाड़ी खरीद लेंगे। कहाँ से खरीदेंगे माँ? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। कुल्हाड़ी के गुम हो जाने पर भोला और दामिनी भी दुखी हो जाते हैं। अगले दिन महेश उस तालाब के पास आकर बैठता है और जोर जोर से रोने लगता है। भगवान जी, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दीजिए। अगर मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं लकड़ियाँ कैसे तोड़ पाऊंगा? कैसे अपने माता पिता के लिए राशन ला पाऊंगा? महेश रोकर भगवान जी से मिन्नतें करने लगता है। तभी अचानक उस तालाब के अंदर से एक सुंदर सी परी बाहर निकल आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब के अंदर गिर गई। मुझे लकड़ियाँ तोड़ने जाना है। क्या तुम इतनी छोटी उम्र में लकड़ियाँ तोड़ने का काम करते हो? तभी महेश इस परी को अपने जीवन की सारी परिस्थितियों के बारे में बताता है। तो महेश की दुख भरी कहानी सुनकर इस परी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या तुम इतनी छोटी सी उम्र में जीवन में इतने संघर्ष कर रहे हो बेटा? तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी इस तालाब से निकाल कर लेकर आती हूँ। तभी परी तालाब के पानी की ओर इशारा करती है। तो तालाब के अंदर से महेश की वही कुल्हाड़ी बाहर निकलती है, पर वो कुल्हाड़ी काफी चमक रही थी। मेरी कुल्हाड़ी! महेश उस कुल्हाड़ी को अपने हाथ में लेता है और काफी खुश होने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दी। महेश, मैं एक जादुई परी हूँ और मैंने तुम्हारी इस कुल्हाड़ी को जादुई कुल्हाड़ी बना दिया है। अब ये कुल्हाड़ी तुम्हें अपने आप ही लकड़ियाँ तोड़कर देती जाएगी और तुम्हें लकड़ियाँ तोड़ने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर महेश काफी खुश हो जाता है। तभी वो उस कुल्हाड़ी को लेकर जंगल में आता है और एक पेड़ के पास में आकर खड़ा हो जाता है। जादुई परी ने कहा था मेरी ये कुल्हाड़ी अपने आप ही लकड़ियाँ तोड़ेगी। तभी वो कुल्हाड़ी अपने आप हवा में उड़कर पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ने लग जाती है।
ये देखकर महेश काफी खुश हो जाता है। अरे वाह, ये कुल्हाड़ी तो अपने आप ही लकड़ियाँ तोड़ती जा रही है। मेरी कुल्हाड़ी तो सच में जादुई कुल्हाड़ी बन गई। तभी थोड़े ही समय में वो जादुई कुल्हाड़ी कई सारी लकड़ियां तोड़ लेती है। अरे वाह, मेरी जादुई कुल्हाड़ी ने तो काफी सारी लकड़ियाँ तोड़ ली। वाह वाह जादुई कुल्हाड़ी, तुम तो कमाल हो। तभी वहाँ पर वो जादुई परी आती है। महेश, ये जादुई कुल्हाड़ी सही से काम तो कर रही है ना? हाँ जादुई परी जी, देखिए इस कुल्हाड़ी ने कितनी सारी लकड़ियाँ तोड़ ली। तभी जादुई परी अपने जादू से वहाँ एक बैलगाड़ी ले आती है। महेश, आप इन सारी लकड़ियों को इस बैलगाड़ी पर रखकर उस कारखाने पर ले जाओ। तभी महेश बैलगाड़ी पर सारी लकड़ियां रखकर उन लकड़ियों को हरिया के कारखाने में ले आता है और उसे सारी लकड़ियां बेच देता है। तभी हरिया उसे 3000 रुपए दे देता है। क्या बात है महेश बेटा, तू तो आज कितनी सारी लकड़ियाँ तोड़ कर ले आया। जी काका जी। तभी महेश पैसे और अपनी जादुई कुल्हाड़ी लेकर अपने घर पर आता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। क्या कुल्हाड़ी जादुई बन गई? ये तो कमाल हो गया बेटा। भगवान जी अपने भक्तों को कभी भी दुख नहीं होने देते। फिर क्या था, अगले दिन से भोला भी बैलगाड़ी पर बैठकर अपने बेटे के साथ जंगल में आता है और वो जादुई कुल्हाड़ी फिर से अपने आप उन्हें कई सारी लकड़ियां तोड़ कर देती। तभी भोला और महेश उस जादुई कुल्हाड़ी और लकड़ियों को लेकर हरिया के कारखाने में आते हैं और हरिया को सारी लकड़ियां बेच देते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। भोला और महेश अपनी जादुई कुल्हाड़ी की सहायता से रोज रोज जंगल से कई सारी लकड़ियां लाने लगे और हरिया को अच्छे दाम में लकड़ियां बेचकर अपनी सारी गरीबी दूर करने लगे। एक दिन भोला और महेश जंगल में थे और उनकी जादुई कुल्हाड़ी अपने आप हवा में उड़कर लकड़ियां तोड़ती जा रही थी। तभी गांव का एक निवासी लकड़हारा सुरेश उनके उस जादुई कुल्हाड़ी को देख लेता है। हैं? ये कैसा बवाल है भैया, तुम्हारी कुल्हाड़ी अपने आप ही हवा में उड़ रही है। ये कैसा चमत्कार है? सुरेश एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और भोला महेश की उस जादुई कुल्हाड़ी के चमत्कार को देखने लगता है। वाह वाह हमारी कुल्हाड़ी, तूने तो कमाल ही कर दिया। हैं? इसका मतलब भोला की कुल्हाड़ी जादुई है। अच्छा, तो ये राज है भोला के जीवन में आए अचानक उस बदलाव का। ये जादुई कुल्हाड़ी तो मुझे हासिल करनी ही होगी। सुरेश वहाँ से चला जाता है। महेश बेटा, इतनी लकड़ियाँ बहुत हो चुकी हैं, अब हमें घर जाना होगा। तभी दोनों सारी लकड़ियां बैलगाड़ी पर रख देते हैं और अपने घर चले आते हैं। रात का समय था। महेश बेटा, अपनी इस जादुई कुल्हाड़ी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना लोग इसे हमसे चुरा लेंगे। जी पिताजी, मैं इस कुल्हाड़ी के जादू के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। थोड़े समय बाद तीनों सो जाते हैं। आधी रात का समय था। सुरेश भोला के घर के बाहर आता है। ये क्या? भोला के घर की खिड़की और दरवाजे तो बंद हैं। अब अंदर कैसे जाऊं? सुरेश काफी देर तक भोला के घर के आसपास घूमने लगता है। उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलने की कोशिश करता रहता है, पर ना दरवाजा खुलता है ना ही खिड़की खुलती है। निराश होकर वहां से चला जाता है। पिताजी, चलें लकड़ी लाने? बेटा, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तू अपनी माँ को साथ लेकर चला जा। पर माँ तो बीमार है ना पिताजी। अगर ये वहाँ जंगल में भूल गई तो मैं कैसे इन्हें संभाल पाऊंगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं नहीं भूलूंगी। कभी तो अपनी माँ को अपने साथ लकड़ियाँ लाने दे बेटा। हाँ बेटा, ले जा दामिनी को। वैसे भी अब हमें कहाँ लकड़ियाँ लाने में सारा दिन का समय लगता है। 1 घंटे में ही तो हमारी जादुई कुल्हाड़ी सारी लकड़ियाँ तोड़कर हमें दे देती है। हाँ, ये बात भी है पिताजी। चलिए माँ। तभी दामिनी और महेश दोनों बैलगाड़ी पर जंगल में आते हैं। अब जादुई कुल्हाड़ी अपने आप लकड़ियां तोड़ती जा रही थी और महेश उन टूटी हुई लकड़ियों को बैलगाड़ी पर रखता जा रहा था। तभी अचानक दामिनी भूल जाती है और पीछे की साइड से वहां से चली जाती है। अब महेश लकड़ियां रखने में लग जाता है। माँ, देखो ना कैसे जादुई कुल्हाड़ी हमारी सहायता करती है। तभी महेश पीछे मुड़कर देखता है
तो वहाँ पर उसकी माँ दामिनी नहीं थी। अरे माँ कहाँ चली गई? माँ, माँ कहाँ हो आप? अरे बाप रे, कहीं माँ फिर से तो नहीं भूल गई? तभी महेश अपनी माँ को तलाश करने वहाँ से चला जाता है। उतने में सुरेश वहाँ पर आ जाता है। वो जादुई कुल्हाड़ी अपने आप ही लकड़ियाँ तोड़ती जा रही थी। वाह वाह, जादुई कुल्हाड़ी। अब ये कुल्हाड़ी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तभी सुरेश उस जादुई कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय के बाद महेश दामिनी को लेकर वहाँ पर आता है। हाँ, मेरी जादुई कुल्हाड़ी कहाँ चली गई? कुल्हाड़ी को गायब देखकर महेश के होश उड़ जाते हैं। वो काफी समय तक अपनी कुल्हाड़ी तलाश करने लगता है, पर उसे जादुई कुल्हाड़ी कहीं नहीं मिलती। मेरी जादुई कुल्हाड़ी कहाँ चली गई? अब मैं लकड़ियाँ कैसे तोड़ूंगा? महेश रोते रोते अपनी माँ को लेकर अपने घर चला जाता है। रात का समय था। सुरेश अपने छोटे से घर में आता है जहाँ उसकी पत्नी शांति थी। अरे बताइए तो सही कि ये कुल्हाड़ी किसकी लाए हैं आप? अरे शांति, ये कुल्हाड़ी कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई चमत्कारी कुल्हाड़ी है। क्या बात कर रहे हो? जादुई कुल्हाड़ी? हाँ। तभी सुरेश शांति को उस कुल्हाड़ी के चमत्कार की सारी बात बताता है। ये सुनकर शांति के भी होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हमारे पास तो जादुई कुल्हाड़ी आ गई। तभी वो जादुई कुल्हाड़ी अपने आप हवा में उड़ जाती है और सुरेश के घर की दीवारों को तोड़ने लगती है। ये देखकर सुरेश और शांति के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये कुल्हाड़ी हमारा घर क्यों तोड़ रही है? ये क्या? रुको इसे। अरे कुल्हाड़ी रुक जा, ये क्या कर रही है तू? फिर क्या था, कुल्हाड़ी सुरेश के घर की पूरी दीवारों पर तोड़फोड़ कर देती है। अरे भागी जी यहाँ से, वरना ये हम पर भी गिर जाएगी। अभी तीनों घर से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो कुल्हाड़ी सुरेश का पूरा घर तोड़ देती है। ये क्या किया जादुई कुल्हाड़ी ने? उसने हमारा पूरा घर तोड़ दिया। तभी वो जादुई कुल्हाड़ी उड़ते हुए सुरेश और शांति के पास आती है। उतने में वहां पर वो जादुई परी आती है। सुरेश, तूने महेश के पास से वो जादुई कुल्हाड़ी चुराकर अच्छा नहीं किया। अब जब तक ये जादुई कुल्हाड़ी तेरे पास रहेगी, ये तुझे हर पल बर्बाद करती रहेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे ये जादुई कुल्हाड़ी नहीं चाहिए। मैं इसे अभी महेश और भोला को देकर आता हूँ। तभी सुरेश उस जादुई कुल्हाड़ी को लेकर भोला के पास आता है और उसे भोला को देकर भोला और महेश से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। मेरी जादुई कुल्हाड़ी। जादुई कुल्हाड़ी को पाकर महेश और भोला काफी खुश होते हैं। उसके बाद महेश और भोला रोज रोज उस जादुई कुल्हाड़ी की सहायता से जंगल की ढेर सारी लकड़ियां लाने लगे और रोज रोज हजारों रुपए की लकड़ियां बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।